हेलो दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में आया था। जब ये संविधान संशोधन आया तो हमारा जो संविधान था उसमें कई सारे हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो जब इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में ये जो मूल अधिकार थे, जिनमें आपका भाषण और अभिव्यक्ति जो मूल अधिकार है, इस पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके अलावा संविधान में एक नवी अनुसूची ऐड कर दी गई थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी नवी अनुसूची में जो भी कंटेंट डाला जाएगा तो उसको उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन ये 1952 में हुआ था, और इसमें पहला डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग 1951 के द्वारा जो जनगणना हुई थी 1951 की, उसमें लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन था उसको रीअरेंज किया गया था। इसके अलावा चौथा संविधान संशोधन 1955 में आया था। इसमें ये कहा गया था कि व्यक्तिगत संपत्ति किसी भी पर्सन की होती है, और यदि जो गवर्नमेंट है यदि वो लोकहित के लिए ऐसी कोई कंडीशन पैदा कर देती है कि यदि उसको हस्तगत कर लेती है, हस्तगत कर लेना मतलब अ, चौथा संविधान संशोधन 1955 में आया था। उसमें ये कहा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का जो अधिकार है, तो किसी कंडीशन में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो संपत्ति है उसको यदि आपसे ले लेती है तो आप उसको किसी कोर्ट में जाके उसको उसकी रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है पांचवा संविधान संशोधन। पांचवें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया गया था कि यदि कोई इस तरह का बिल सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल असेंबली में लाया जाता है जिसमें किसी स्टेट की जो सीमा है, नाम है, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इस तरह का कोई भी बिल यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना मत देने के लिए देती है तो इसका एक टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया गया था। ऐसी राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी गई थी पांचवें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा। इसके बाद छठवां संविधान संशोधन। तो छठवां संविधान संशोधन 1956 में आया था, और इसमें 7वीं अनुसूची में कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे। और अब जो दो स्टेट के बीच में जो बिक्री कर होता था, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाने की पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी छठवें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया था, और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया था। इसमें जो राज्य थे जो जो कि पहले ABCD में बटे हुए थे, तो अब उनको समाप्त कर दिया गया था, और अब हमारे 14 नए स्टेट और 6 UT बनाई गई थी सातवें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद आठवां संविधान संशोधन 1959 में आया था, और इसमें केंद्र और राज्य की जो असेंबली होती है, मतलब लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया, तो वहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय को जो संरक्षण दिया जाता था, तो अब उसका जो टाइम पीरियड था वो अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब अब ये जो रिजर्वेशन है ये 1970 तक दिया जाना था। ऐसी बात कही गई थी आठवें संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। इसके बाद नाइन इसके बाद आपका नवा संविधान संशोधन आया था 1960 में। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1958 में एक ट्रीटी हुई थी, जिसके द्वारा बेरूबारी, खुलना ऐसे कुछ क्षेत्र थे जो कि पाकिस्तान को दे दिए गए थे नवा संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन आया था 1961 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे जो पुर्तगाली थे वो रूल कर रहे थे, जैसे कि आपका दादर नागर हवेली, तो 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा ये जो क्षेत्र थे इनको भारत में शामिल करके इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद 11वां संविधान संशोधन 1961 में आया था, और इसमें ये बात कही गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का यदि निर्वाचन होता है और निर्वाचक मंडल में कोई यदि पद की रिक्तता रहती है, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो निर्वाचन है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। 11वें संविधान संशोधन 1961 में ये बात बताई गई थी। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया था, और इसमें संविधान की जो प्रथम अनुसूची थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया था, और अब जो पुर्तगाली क्षेत्र थे गोवा, दमन और दीव, तो जो गोवा, दमन और दीव थे अब उनको भारत में शामिल करके
एक संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसी तरह से आप आगे चल के हम डिस्कस करेंगे 56वां संविधान संशोधन। फिलहाल में हम 12वां संविधान संशोधन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके द्वारा गोवा दमन दीप को यूटी बना दिया गया था। 56वें संविधान संशोधन में गोवा को राज्य बना देते हैं और जो दमन और दीव है उसको यूटी या केंद्र शासित प्रदेश बना रहने दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 371A, और जो संविधान में एक आर्टिकल था 170, तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था और एक नया आर्टिकल 371A जोड़ा गया था और एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था नागालैंड। ऐसा 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन आता है जो कि 1963 में आया था, और ये 14वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पौंडीचेरी है तो इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीप और जो पौंडीचेरी है, इनमें ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनमें विधान पालिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है आपका 15वां संविधान संशोधन। जो 15वां संविधान संशोधन था, तो इसमें जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, अब इनकी जो सेवा मुक्ति की एज थी वो 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा जो ऐसे न्यायाधीश जो कि अवकाश प्राप्त कर चुके होते हैं, तो उनको भी फिर से अपना नियुक्ति के संबंध में प्रावधान बनाए गए थे। इसके बाद आता है आपका 16वां संविधान संशोधन। तो 16वां संविधान संशोधन 1963 में आया था और इसमें देश की संप्रभुता, अखंडता को मेंटेन करने के लिए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। इसके अलावा जो हमारा संविधान में तीसरी अनुसूची है जिसमें शपथ लेने की बात की गई है, तो वहां पे मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ऐसे शब्द 16वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963 में जोड़ दिए गए थे। इसके अलावा 17वां संविधान संशोधन 1964 में आया था। इसमें संपत्ति का जो अधिकार था वो बार बार परेशान कर रहा था, तो भूमि सुधार से संबंधित कुछ नए प्रावधान आए थे जिनको नवी अनुसूची में डाल दिया गया था, जिनकी जो कोर्ट था उसका रिव्यू नहीं कर सकता था 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 18वें संविधान संशोधन की। तो 18वां संविधान संशोधन 1966 में आया था। इसमें पंजाबी भाषा वाला जो क्षेत्र था उसको पंजाब राज्य, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित कर दिया गया था, और जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनको हिमाचल प्रदेश नाम से एक नया स्टेट बना दिया गया था, तथा जो चंडीगढ़ था उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 19वां संविधान संशोधन 1966 में आया था और इसमें जो चुनाव आयोग था उसके कुछ अधिकारों में परिवर्तन करके अब चुनाव से संबंधित जो याचिकाएं थी वो उच्च न्यायालय को सुनने का अधिकार दे दिया गया था 19वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा। इसके बाद 20वां संविधान संशोधन 1966 में आया था। 20वें संविधान संशोधन में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी जिनमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो उसको वैलिडिटी प्रोवाइड की गई थी 20वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा। इसके बाद बात करें 21वें संविधान संशोधन, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सिंधी भाषा थी उसको भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची, जो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं, तो जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा के बारे में बात करती है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ के भारत की 15वीं भाषा के रूप में उसे शामिल कर लिया गया था। इसी तरह से आगे चल के 71वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, जहाँ पे KMN कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को भारत में सम्मिलित कर दिया जाता है 8वीं अनुसूची में। और जो आप 92वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो वहां पे BDMS बोडो डोंगरी मैथिली संताली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा 2003 में। तो ये सारी बातें बताई गई थी 21वें संविधान संशोधन में। 22वां संविधान संशोधन 1969 में आया था और इसमें असम से अलग करके अब एक नया स्टेट बनाया गया था जिसका नाम था मेघालय। इसके बाद
23वां संविधान संशोधन आता है। तो 23वां संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 8वें संविधान संशोधन में 8वां संविधान संशोधन 1959 में आया था। 23वां संविधान संशोधन 1969 में आया था और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और जो एंग्लो इंडियन रहते हैं इनके लिए जो मनोनीत करने का जो सिस्टम था अब वो अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब इनके लिए जो असेंबली थी उनमें जो रिजर्वेशन चला आ रहा था अब वो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था 23वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। इसके बाद आपका 24वां संविधान संशोधन आया था और 24वें संविधान संशोधन में ये बात की गई थी, 24वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि संसद को स्पष्ट किया गया था कि संविधान में वह किसी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है और इसमें मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा जो 24वां संविधान संशोधन था इसमें यह कहा गया था कि यदि इस तरह से संशोधन संबंधी कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी हामी देना ही होगी। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया था और इसमें संपत्ति के मूल अधिकारी में और अधिक कटौती कर दी गई थी। इसके अलावा आर्टिकल 39B और 39C जिनमें ये बात की गई है कि इस तरह से धन का वितरण किया जाएगा ताकि सबको समान रूप से लाभ हो सके, ठीक है, और पब्लिक प्रॉपर्टी का मैक्सिमम वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए। तो इस तरह के जो आर्टिकल थे आर्टिकल 39B और C में, तो 25वें संविधान संशोधन 1971 में ये बात कही गई थी कि यदि इस तरह से कोई भी विधि बनाई जाती है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 14, 19 और 31 के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं फिर से बोलता हूँ, 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था और इसमें ये बात कही गई थी कि जो संसद है वो संविधान के किसी भाग में आपका अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया था और इसमें संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसमें और अधिक कटौती कर दी गई थी। इसके अलावा आर्टिकल 39B और C में वर्णन किया गया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो जो निर्देशक तत्व हैं यदि आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो कोर्ट में उसको इस आधार पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इससे आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी या जो आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 31 है तो उसमें जो अधिकार दिए गए हैं उनको बेस बना के आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। 25वें संविधान संशोधन 1971 में ये कहा गया था। इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा पहले जो राज्य थे, देसी रियासतें थी, तो वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको जो विशेष उपाधियाँ दी गई थी, प्रीवी पर्स की जो कंडीशन होती थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 27वां संविधान संशोधन 1971 में आया था और इसमें अब मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश था इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद 29वां संविधान संशोधन 1972 में आया था और इसमें क्या हुआ कि केरल में कुछ भू सुधार अधिनियम लाए गए थे 1969 में, ठीक है। तो ये जो भू सुधार अधिनियम लाए गए थे तो इनको 2929वें संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची में रख दिया गया था ताकि इनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती ना दी जा सके। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन आता है 1973 में और फिर से इसका जो डिलिमिटेशन होता है, अब जो लोकसभा थी वहाँ पे जो सीट्स थी उनकी संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी जाती है और जो केंद्र शासित प्रदेश थे पहले उनको 25 सीट का प्रतिनिधित्व दिया गया था, अब वो सीट्स 20 कर दी गई थी 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। इसके बाद 32वां संविधान संशोधन 1974 में आता है और इसमें संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर जो इस्तीफा देना पड़ता था तो अब उसको अवैध घोषित कर दिया गया था तथा अध्यक्ष को ये अधिकार दिया गया है कि सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए त्याग पत्र को वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 32वां संविधान संशोधन 1974 में। इसके बाद आता है आपका 34वां संविधान संशोधन। 34वां संविधान संशोधन तो इसमें भी कई सारे राज्यों में 34वां संविधान संशोधन 1974
इसमें भी कई सारे राज्यों में भू सुधार अधिनियम आए थे, इनको फिर से नवी अनुसूची में डाल दिया गया था ताकि इनकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण ना किया जा सके। इसके बाद आपका 35वां संविधान संशोधन 1974 आता है। अब इस अधिनियम 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा जो मिला हुआ था, अब उसको समाप्त करके फिर से इसको एक नए राज्य के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो सिक्किम था वो एक संबद्ध राज्य था, सॉरी, पहले एक संरक्षित राज्य था और अब उसको संबद्ध राज्य सेट कर दिया जाता है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका 37वां संविधान संशोधन। तो 37वां संविधान संशोधन 1975 में आया था और इसमें ये कहा गया था कि आपात स्थिति की घोषणा करना हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासनिक प्रधान है, तो इनका जो अध्यादेश जारी की जाने की जो शक्ति है वो अविवादित रहेगी, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ऐसी बात 37वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा कही गई थी। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन आता है आपको 1975 में और उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के जो अध्यक्ष हो गए, तो इनका यदि निर्वाचन होता है और उसमें कुछ डिस्प्यूट की कंडीशन बनती है तो इसका न्यायालय परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसके बाद 41वां संविधान संशोधन, 39वां जो संविधान संशोधन है, इसी तरह का एक हमने संविधान संशोधन 11वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जहां पे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति या जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और यदि वहां पे निर्वाचक मंडल की वैकेंसी रह जाती है तो उसका चैलेंज नहीं किया जा सकता था। 11वां संविधान संशोधन 1961 में आया था और फिलहाल में 39वां जो संविधान संशोधन था ये 1975 में आया था, जिसमें ये कहा गया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और इनका जो निर्वाचन होगा अब इसका न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसके बाद 41वां संविधान संशोधन 1976 में आया था और इसमें ये कहा गया था कि जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे अब उनकी जो सेवा मुक्ति की आयु थी वो 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। और जो यूपीएससी के कैंडिडेट थे उनके लिए अधिकतम आयु जो 65 वर्ष थी वही एज इट इज रहने दी गई थी 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसी तरह से एक 15वां संविधान संशोधन था जहाँ पे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनकी जो सेवा मुक्ति की आयु थी वो 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई थी 1963 में। इसके बाद आता है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, इस संविधान में इससे काफी ज्यादा परिवर्तन लाए गए थे। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में आया था। सबसे पहली बात, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता ऐसे शब्द जोड़ दिए गए थे। दूसरी बात, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर सुनिश्चितता दी गई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डीपीएसपी है अब वो फंडामेंटल राइट से ऊपर रखे गए थे। इसके अलावा 10 नए मौलिक कर्तव्य जोड़े दिए गए थे 51A के थ्रू और भाग 4A में। इसके अलावा संविधान का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसी बात कही गई थी। विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें थी, ठीक है, तो उनको इस शताब्दी तक स्थिर कर दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा की जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। इसके अलावा केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता का निर्धारण स्टेट का उच्च न्यायालय ही करेगा। इसके अलावा कोई भी संवैधानिक वैधता का प्रश्न होगा तो 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच होना चाहिए और 2/3 निर्णय से बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक ही पहुंच रही है तो जो निर्णय है वो सर्वसम्मति से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ऐसे जो विषय थे अब उनको राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं पीएम की सलाह पर काम करेगा। इसके अलावा संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए तथा उसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई। इसके बाद आता है आपका 44वां संविधान संशोधन 1976 और इसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है तो वो आंतरिक अशांति
के हिसाब से नहीं, सैन्य विद्रोह के आधार पर ही लागू किया जा सकता है ताकि इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। इसके अलावा संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों के भाग से हटा के अब उसे लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। लोकसभा, राज्य और जो विधानसभाएं, अब उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 6 साल से 6 साल कर दिया था, तो अब उसको फिर से 5 साल कर देते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान कर दी गई थी आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 50वां संविधान संशोधन 1984 आता है, और 50वां संविधान संशोधन 1984 में 50वां संविधान संशोधन 1984 आया था, और इसमें आर्टिकल 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व उन्हें सौंप दिए गए थे। इसके अलावा इस तरह के कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए थे 50वें संविधान संशोधन 1984 के द्वारा। इसके बाद आता है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो जो 52वां संविधान संशोधन 1985 था, तो इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पे अंकुश लगाने की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो अपने दल को छोड़ देते हैं, या जिस चुनाव चिन्ह पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है, और अब वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी दल का संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बना लेते हैं, तो उनके ऊपर ये अयोग्यता लागू नहीं होगी। इसके अलावा दल बदल से संबंधित ये जो सारे के सारे प्रावधान थे, इन्हें 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसी तरह का एक संविधान संशोधन 91 है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, और इसमें ये कहा गया था जो दल बदल की व्यवस्था थी उसमें संशोधन कर दिया गया था, और यदि कोई एक पूरा दल किसी दूसरे दल में विलय होता है तो इसी को दल बदल के हिसाब से आपकी मान्यता दी गई थी, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा 53वां संविधान संशोधन आपका 1986 में आया था, और 1986 में 53वां संविधान संशोधन आया था, और इसमें आर्टिकल 371 में एक सेक्शन जी जोड़ दिया गया था, 371 जी, और एक नया स्टेट बनाया गया था जिसका नाम था मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा 55वां संविधान संशोधन 1986 में आता है, और इसमें अरुणाचल प्रदेश को एक नया स्टेट बना दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया था। इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया था। मैंने आपको 10वां संविधान संशोधन 1961 में बनाया था कि जो पुर्तगाली एरिया था वहाँ पे दादर नागर हवेली को भारत में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा दमन द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सेट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था वहाँ पे दादर नागर हवेली, और 12वां जो संविधान संशोधन था वहाँ पर गोवा दमन द्वीप को यूटी बनाया गया था, और जो 56वां संविधान संशोधन था इसमें गोवा को स्टेट बना देते हैं और दमन और दीव को यूटी ही रहने दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका 57वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा 57वां संविधान संशोधन 1987 में आया था। इसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण था मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो इन विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के एंड तक फिक्स कर दिया गया था। इसके अलावा 58वां संविधान संशोधन आया था, और इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान की प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। और इसी तरह का एक और 58वां संविधान संशोधन 1987 था ये वाला, और इसी तरह का एक संविधान संशोधन 1940 46वां संविधान संशोधन था जिसमें ये अथॉरिटी दी गई थी कि ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट तैयार किया जाए, मतलब प्रमाणिक हिंदी संस्करण तैयार किया जाए। इसके बाद आपका आता है 60वां संविधान संशोधन 1988 में आया था, और 60वां संविधान संशोधन 1988 में अब जो व्यावसायिक टैक्स की सीमा थी वो 250 रुपये से बढ़ा के 25 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई थी। यदि कोई आदमी इतना कमाता है, ठीक है, तो उसको टैक्स देना होगा, या 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष टैक्स देना होगा। इसके बाद आता है आपका 61वां संविधान संशोधन
1989 बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था और इसमें जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव कर दिया गया था। इसके बाद आपका 65वां संविधान संशोधन 1990 में आया था और इसमें आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई थी। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था और इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है। और दिल्ली के लिए संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया था आपके 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। इसके बाद 70वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ पे विधानसभाएं मौजूद थी, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक है, इनको सम्मिलित किया गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और जैसा मैंने बताया था आपको कि 8वीं अनुसूची में 3 नए कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को ऐड कर दिया गया था। 92वां जो संविधान संशोधन हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, 2003 में, तो वहाँ पे आपका BDMS को ऐड कर दिया गया था और 21वां जो संविधान संशोधन था वहाँ पे सिंधी भाषा को भारत की 15वीं भाषा के रूप में नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में आया था और इसमें संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए थे, ठीक है। और संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है। और जो पंचायती राज संबंध है, तो पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल 243 का से लेके 243 णा तक अनुच्छेद दिए गए हैं। इसी तरह से 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया था और इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन करके संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया था और जो नगर पालिकाएं हैं इनसे संबंधित प्रावधान 243 से लेके 243 या द तक ऐड किए गए थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और, ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसके अलावा 76वां संविधान संशोधन 1994 में आया था और इसमें 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा जो पिछड़े वर्ग थे उनको सरकारी नौकरी में 69% रिजर्वेशन दिया गया था। तो अब इसको 76वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा ये जो सारा मसला था इसको 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया था। तमिलनाडु के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग था उसको सरकारी नौकरी का 69% का रिजर्वेशन। इसके बाद 78वां संविधान संशोधन 1995 में आया था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में, ठीक है, कई सारे राज्यों ने फिर से कई सारे भूमि सुधार विधेयक लेके आए थे, तकरीबन 27 थे, तो इनको 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया था 78वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा और इस तरह से भूमि सुधार अधिनियमों की टोटल संख्या 284 हो गई थी। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 1999 में आया था, ठीक है, और इसमें जो SC ST कम्युनिटी है इसके लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई थी कि अब जो राज्य हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है उस टैक्स में से 29% हिस्सा अब राज्यों को भी मिलेगा। ऐसी बात आपका 79वें संशोधन में बोली गई थी। इसके बाद 82वां संविधान संशोधन आया था आपका 2000 में। इसमें यह कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती और प्रमोशन के मामले में SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम कट ऑफ में छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। ऐसा 82वें संविधान संशोधन में बोला गया था, ठीक है। सरकारी नौकरियों में आपको जो वैकेंट सीट है या वहाँ पे जो प्रमोशन की कंडीशन है तो जो न्यूनतम प्राप्तांक है उसमें आपको छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा 85वां संविधान संशोधन भी आपके इसी तरह की कंडीशन से जुड़ा हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि सरकारी सेवाओं में जो SC ST के लोग हैं यदि इनको प्रमोशन होगा तो उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा 93वां संविधान संशोधन था, तो जो 93वां संविधान संशोधन है वो भी इसी मसले से जुड़ा हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति या जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो नागरिक हैं यदि रिजर्व सीट पे वो एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो संविधान
का आर्टिकल 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या कहा? 93 संविधान संशोधन 2006 में ये बात कही गई थी कि शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को आर्टिकल 15 की धारा 4 के तहत वहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, राइट टू इक्वलिटी के तहत। ठीक है, और फिलहाल में हम पढ़ रहे थे आपका 82वां संविधान संशोधन। इसके बाद 83वां संविधान संशोधन 2000 था। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण न करने की छूट प्रदान की गई। ठीक है, इसके अलावा 84वां संविधान संशोधन, ये एक बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 84वां संविधान संशोधन आपका 2001 में आया था और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वहां पे जो परिसीमन था अब वो 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया था 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन, तो जैसा मैंने बताया कि जो SC ST कम्युनिटी है यदि उनका प्रमोशन होता है तो उसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत जरूरी है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था और इस अधिनियम के द्वारा देश के 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 21A के तहत संविधान में प्रावधान जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 45 जो कि एक DPSP है, वहां पर भी 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 51A फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करके ये बच्चों की एजुकेशन की बात की गई है। ये सारी बातें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा 87वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि अब जो परिसीमन के लिए जो एज जो ईयर माना जाएगा वो 2001 माना जाएगा। मतलब परिसीमन के लिए जनगणना का आधार 2001 माना गया था 87वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 88वां संविधान संशोधन आया था, तो इसमें कई सारी 88वां संविधान संशोधन 2003 में आया था और इसमें कई सारी सेवाओं के ऊपर कर का प्रावधान किया गया था। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर दी गई थी। 90वां संविधान संशोधन 2003 में आया था और 90वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति का जो प्रतिनिधित्व था वो बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों को अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने आपको बताया था 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि दल बदल से संबंधित था। 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन आपको ध्यान होगा 1985 में आया था और वहां पे ये कहा गया था कि कोई दल बदल करता है, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि कोई दल बदल करता है तो उसको सबसे पहली बात तो उसके लिए एक अनुसूची बनाई गई थी, आपकी 10वीं अनुसूची बनाई गई थी और दल बदल की कंडीशन में ये लिखा था कि यदि 1/3 मर्ज हो जाता है तो उसको एक्सेप्टेंस दिया गया था। लेकिन अब उसमें चेंज करके 91वां संविधान संशोधन 2003 आया था और उसमें ये कहा गया था कि यदि कोई पूरा दल किसी में मर्ज होता है तो ये उसको एक्सेप्टेंस दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि लोकसभा विधानसभा में ऐसा नहीं कि आप जितने नंबर चाहे मिनिस्टर बना सकें, 15% का कैप लगा दिया गया था। मतलब लोकसभा या विधानसभा की जो भी टोटल सीट है आप उनमें से केवल 15% ही का ही अपना कैबिनेट बना सकते हो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसके अलावा जहां सदन की संख्या 40-40 की रेंज में है तो वहां पे आप तकरीबन 12 मिनिस्टर आपने बना सकते हो। 92वां संविधान संशोधन आपका भाषा से जुड़ा हुआ था, BDNS, जो कि 2003 में आया था। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को और 71वें संविधान संशोधन के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जो कि आपको 1992 में आया था तो उनको मतलब 8वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया था। इसके बाद 93वां संविधान संशोधन, तो इसमें ये कहा गया था ये SC ST और OBC के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ था। 93वां संविधान संशोधन 2006, 82वां, 85वां और 93वां संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि शिक्षा संस्थानों में
जो SC ST OBC है इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ये सब आर्टिकल 15 की धारा 4 के तहत दिया जाएगा। 94वां संविधान संशोधन 2006 में आया था, और इसमें बिहार राज्य के लिए जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से उसे मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की भी बात की गई थी। मध्य प्रदेश व उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से लागू है। ठीक है, इसके अलावा 95वां संविधान संशोधन 2009 में आया था। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति, आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन होता था, अब उसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा। इसके अलावा 96वां संविधान संशोधन 2011 में आया था, और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो उड़िया भाषा थी, अब उसका नाम बदल के ओडिया कर दिया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया था। इन संशोधन के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना अब एक संवैधानिक आधार दे दिया गया था, इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना अब एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 19C के तहत। इसके अलावा राज्य की नीति में कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा एक DPSP ऐड किया गया था आर्टिकल 43B के तहत, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से संविधान में एक नया भाग 9B संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 243 या जा से लेके 243 या ना तक आर्टिकल दिए हुए हैं। इसके अलावा अगला आता है आपका 98वां संविधान संशोधन, जो कि 2012 में आया था। संविधान के आर्टिकल 371J शामिल किया गया, और इसमें ये बात की गई कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना था। इसके अलावा 99वां संविधान संशोधन आया था आपका 2014 में, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया था, और इसके द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण की बात की गई थी। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया था, और जिसके माध्यम से GST को लागू किया गया था। इसके अलावा 102वां जो संविधान संशोधन था, ये 102वां संविधान संशोधन इसके माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास मतलब एक नया कमीशन बनाया गया था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके अलावा जो 103वां संविधान संशोधन था, इसमें 16% रिजर्वेशन दिया गया था वीकर सेक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन आपका 1 जुलाई 2017 को पारित हुआ था, और इसमें GST को इम्प्लीमेंट किया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था, और जैसा मैंने बताया कि इसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया था। 103वां संविधान संशोधन आपका 2019 में आया था, और इसमें 10% मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, और अभी तक 104 अमेंडमेंट हुए हैं। सबसे लास्ट आपका 104वां अमेंडमेंट है, ठीक है, जो कि आपका 25 जनवरी 2020 को पारित हुआ था, और इसमें SC ST और जो आपके एंग्लो इंडियन हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट असेंबली है, तो वहाँ पे इनके लिए रिजर्वेशन अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये थे सारे संविधान संशोधन। थैंक यू वेरी मच।